हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईएसजी के क्लासेस में। दोस्तों मैं कामिल रजा आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाजनपद के बारे में। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था 1000 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज ने इसकी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति को पूर्ण रूप से बदल के रख दिया था, जिसका विकास होते हुए छठी शताब्दी में लोहे की नवीन तकनीकों के कारण इसके अधिशेष बचने लगे, जिससे कि इसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन देखने को मिला और इसका विस्तार हुआ, जिससे इनके जो कबीले का आकार था वो जन और जन से फिर महाजनपद में परिवर्तित हो गया और इसी संघ में इसकी द्वितीय नगरीकरण देखने को मिलता है, जिसमें इसका द्वितीय नगरीकरण भी हुआ और इसके राज्य का निर्माण भी देखने को मिलता है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस आर्थिक स्थिति में किसी का उत्पादन होता है और उसका अधिशेष बचता है तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। जब आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो उसकी सामाजिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति में भी विस्तार देखने को मिलता है, जिससे जो गांव होते हैं वो कस्बों में और जो कस्बे होते हैं वो शहरों में परिवर्तित होते रहते हैं, जिससे जो कस्बे होते हैं वो एक नगरों का रूप ले लेते हैं। तो इसमें जो द्वितीय नगरीकरण जो हुआ था, जो पहला नगरीकरण इस काल में हुआ था वो उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिला, और दूसरा जो नगरीकरण इसमें देखने को मिला वह हमें महाजनपद में देखने को मिला। महाजनपदों की जो संख्या थी वह 16 बताई गई थी, जो कि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में एवं जैन धर्म के भगवती सूत्र में इनकी संख्या 16 बताई गई, जिसमें राजतंत्र एवं लोकतंत्र दोनों का वर्णन देखने को मिलता है। राजतंत्र वह शासन था जो राजा की अनुमति से चलता था और गणतंत्र वह शासन था जो गण एवं संघ की अनुमति से चलाया जाता था। करते हैं इनके संघ के बारे में, जो जनपद थे उनके बारे में बात करते हैं। इनकी जो संख्या थी वह 16 थी। अब इन 16 को जो याद करने का, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मगध की राजधानी कहाँ पर है, क्या थी और इसका अब स्थान कहाँ पर है। तो ये हमको याद करने की ज़रूरत है। आप इसको याद नहीं कर पाते तो मैं आपको इसको अलग अलग तरीके से याद करवाने की आपको पूरी कोशिश करता हूँ। तो चलिए, ये जो 3 हैं, पहले जो 3 हैं ये बिहार में पढ़ते हैं, पहले 3 बिहार में, और ये बाकी जो 8 पढ़ते हैं ये उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं। बाकी एक जो पढ़ता है मध्य प्रदेश में, एक ये जो तीसरा इसमें पढ़ता है वह दक्षिण भारत में पढ़ता है, और बाकी ये जो बचे हैं ये 2 भारत के बाहर के क्षेत्र पड़ते हैं। तो चलिए इनको ध्यान से देखते हैं और याद करने की कोशिश करेंगे। मगध एक ऐसा जनपद था जिसकी राजधानी राजगृह थी, और ये जो अब स्थान है इसका में जो पटना जो गया है, पटना जो स्थान है वहाँ अब इसका प्रेजेंट स्थान है, और ये सबसे बड़ा जनपद है, जिसकी अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें राजवंश, शुंग वंश, मौर्य वंश, इसमें बहुत सारे वंश स्थापित हुए हैं। अब बात करते हैं दूसरे अंग की। अंग की जो राजधानी थी वह चंपा थी, और चंपा जो पड़ता है भागलपुर, मुंगेर का जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ स्थित है प्रेजेंट में। अब बात करते हैं वज्जी की। वज्जी की जो राजधानी थी वैशाली थी, और इसका जो अब क्षेत्र पड़ता है वो तिरहुत, मिथिला का जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर है, और यह एक 8 महाजनपदों को मिलाकर, ये 8 महाजनपदों को मिलाकर बना हुआ समूह था जो लिच्छावी का रूप लिया था, और जिसकी भी राजधानी थी वैशाली थी। लिच्छावी की जो भी राजधानी थी वो वैशाली थी। तो देखिए, जो बिहार के जो 3 हैं वह हम एक बार और रिकॉल कर लेते हैं इस पर। मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह थी, और अंग की जो राजधानी थी वह चंपा थी, और वज्र की जो राजधानी थी वह वैशाली थी। इन 8 को याद करने की कोशिश करते हैं जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। देखिए, काशी, जिसको आज भी वाराणसी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी, जो कि आज भी प्रेजेंट में
वाराणसी ही है। अब बात करते हैं नंबर 2, कौशल। कौशल की राजधानी जो थी वह श्रावस्ती थी, जो कि फैजाबाद क्षेत्र पड़ता है। अब बात करते हैं मल्ल की। मल्ल की जो राजधानी थी वह कुशीनगर थी, जहां पर बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे, जिसको बुद्ध महापरिनिर्वाण भी कहा गया। जिसकी जो क्षेत्र इस टाइम जो क्षेत्र पड़ता है वो देवरिया पड़ता है। अब बात करते हैं वत्स की। वत्स की जो राजधानी है वो कौशाम्बी है, जो कि प्रयाग जो कि इलाहाबाद क्षेत्र में पड़ता है। बात करते हैं हम कुरु की। जो कुरु की जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ थी, जो कि दिल्ली क्षेत्र पड़ता है, जो कि महाभारत में चर्चित है। पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिच्छत्र थी। बात करते हैं सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। अब बात करते हैं चेदी की जो राजधानी थी वो सुक्तिमती या सोथीमती। ये जो प्रसिद्ध थी, ये राजा शिशुपाल जो राजा था उसके नाम से प्रसिद्ध थी, जिसका वध श्री कृष्ण जी ने किया था। तो चलिए इस पे एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। काशी जिसकी राजधानी वाराणसी थी, कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जो कि फैजाबाद क्षेत्र पड़ता है, मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनगर थी, जो देवरिया क्षेत्र में पड़ता है, और जहां पर बुद्ध ने अपने प्राण त्याग दिए थे। अब बात करते हैं वत्स की। वत्स की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी, जो कि प्रयाग क्षेत्र में पड़ती है। कुरु की जो राजधानी थी वह इंद्रप्रस्थ थी, जो कि दिल्ली का क्षेत्र पड़ता है, जो महाभारत में चर्चित है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, अगले संघ की, जो कि पांचाल, जो कि जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। अब बात करते हैं सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी। अगला स्थान चेदी जिसकी राजधानी सुक्तिमती या सोथीमती थी, जो कि राजा शिशुपाल जिसका श्री कृष्ण ने वध किया था वह इस चीज से प्रसिद्ध थी। अब बात करते हैं अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैन या महिष्मती थी, जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है। चंडप्रघोत जो राजा था वह बीमार था, जिसके इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने एक चिकित्सक जीवक को इनकी सेवा करने के लिए भेजा था। अब बात करते हैं मत्स्य की जो राजधानी थी वह विराटनगर थी, जो कि जयपुर राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है। अब बात करते हैं अस्मक की। इसकी राजधानी पोतन या पोटली है, और यह दक्षिण भारत में स्थित है, और यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, तो इसमें अवंती की जो राजधानी है वह उज्जैन या महिष्मती है। मत्स्य की जो राजधानी है विराटनगर, जो कि जयपुर राजस्थान में पड़ती है। अब बात करते हैं अस्मक की जो राजधानी है वह पोटन या पोटली है, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। कंबोज जिसकी राजधानी राजपुर या घटक है, जो कि भारत के बाहर स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला है, जो कि विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। इसको एक बार और रिकॉल करके मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज ने इनकी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति को बदल के रख दिया था, जिसमें इनके जो कबीले थे वो जन से फिर अलग इस तरह से बढ़ते चले गए, क्योंकि यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जिसमें इनकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई तो इनकी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति में सुधार देखने को मिला, तो इनमें इस तरह से शहरीकरण भी, नगरीकरण भी देखने को मिला। अब होते हुए इनमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इनकी नवीन तकनीकों के कारण इनकी आर्थिक स्थिति और अच्छी हुई, जिसमें इनके उत्पादों के जो अधिशेष बचने लगे, जिससे इनकी आय दुगनी हुई, और जिसकी आय दुगनी होती है, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, उनकी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इससे इनके जो कबीले थे वो जन से फिर महाजनपद में परिवर्तित हो गए, जिससे इनमें दूसरा नगरीकरण देखने को मिला, और इन जो महाजनपदों की संख्या थी वह 16 हो गई। जिन धर्मों का तेजी से विस्तार हो रहा था वह बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे, जिनमें इन 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, जिनमें
बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में एवं जैन धर्म के भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, जिसमें राजतंत्र एवं लोकतंत्र दोनों की चर्चा मिलती है। राजतंत्र से अभिप्राय है कि वह जहां राजा का शासन होता हो, और गणतंत्र से अभिप्राय है जहां पर गण एवं संघ का शासन चलता हो। अब बात करते हैं इनके महाजनपदों में। तो महाजनपदों में जो सबसे बड़ा जो जनपद था, जो संघ था, वह मगध था, जिसकी राजधानी राजगिरह थी। दूसरा अंग था, जिसकी राजधानी चंपा थी। तीसरा वज्जी था, जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो कि 8 महाजनपदों से बनकर एक अलग संघ की स्थापना हुई, जिसको लिच्छावी, जिसकी राजधानी भी वैशाली थी। काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। मल की राजधानी कुशीनगर थी, जहाँ पर बुद्ध ने अपने प्राण त्याग दिए थे, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया। वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसका महाभारत में वर्णन मिलता है। पंचाल, जिसकी राजधानी अहिछत्र थी। सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। चेदी, जिसकी राजधानी सुक्तिमती या सोथिमती दोनों थी। तो यह 8 जो कि उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं, जो कि आपको याद करने के लिए बेहतर तरीका तो यह है कि यह 3 बिहार राज्य में पढ़ते हैं, और यह 8 उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं, और यह एक जो पढ़ता है वो MP मध्य प्रदेश में पढ़ता है, और यह एक जो पढ़ता है वो राजस्थान में पढ़ता है, और ये एक जो पढ़ता है स्मक, यह दक्षिण भारत में स्थित है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण तरफ स्थित है। बाकी कंबोज एवं गंधार जो पढ़ते हैं वह भारत के बाहर संघ हैं। यह संघ जो है भारत के बाहर स्थित हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।